बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे पहला है, देखिए, उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट इक्वल यूटिलिटी यील्डिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज। जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझाया था, अर्थ समझाया था, तो उस समय आपको बताया था कि जो उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, इसके सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी जो बिंदु है, वो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को बताते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, यानी कि कस्टमर को समान संतुष्टि मिलती है। मैंने आपको एक ग्राफ से भी समझाया था, फिर से देखिए इसको एक बार। देखिए, ये एक इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया गया है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे वाई कमोडिटीज़ को बताया गया, वाई वस्तु को, और एक्स एक्सेस पे एक्स वस्तु को बताया, एक्स प्रोडक्ट को। ये एक्स एक्सेस है 0 OX और OY है हमारा वाई एक्सेस। अब इस कर्व में आप देखिए, जो ये इंडिफरेंस कर्व है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ABCDE। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस कर्व को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इस कर्व के ऊपर ABCDE, ये क्या बताते हैं आपको? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि y का कितना कॉम्बिनेशन और x का कितना कॉम्बिनेशन एक कस्टमर को संतुष्टि प्रदान करेगा, और ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है ABCDE। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, उस पर जो सभी बिंदु है, ये सारे बिंदु, ये क्या बताते हैं आपको? समान यूटिलिटी, समान उपयोगिता, या सेटिस्फैक्शन कह सकते हो आप, संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को बताते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर और दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोगों को व्यक्त करता है। यानी कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, a higher indifference curve to the right of another represents a higher level of satisfaction and preferable combinations of the two goods। इसको एक कर्व से हम समझेंगे। देखिए, ये एक इंडिफरेंस मैप है, उदासीनता मानचित्र, जिसमें दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस को बताया है। एक्स वस्तु को हमने OX एक्सेस पे शो किया है, OY एक्सेस पे हमने Y वस्तु को शो किया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करे गए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4। अब ये क्या बताता है? ये डायग्राम से इसको देख के आपको क्या समझ आता है कि देखिए, एक कस्टमर है, उसके लिए बहुत सारे उसके उदासीनता वक्र होते हैं। अब जो कोई भी उदासीनता वक्र है, इसमें अगर हम लेते हैं IC1, इसके जो दाई तरफ के उदासीनता वक्र है, राइट साइड में जो भी है, IC2 है या IC3 है या IC4 है, यहाँ पर क्या होगा कि लेवल ऑफ जो उसका सेटिस्फैक्शन है उसको ज़्यादा मिलेगा। राइट साइड वाले कर्व पर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी वजह से उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि दाईं तरफ की जो उदासीनता वक्र है, IC2 है, 3 है या 4 है, वो अपेक्षाकृत क्या करते हैं? अधिक ऊंची संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र है, जो राइट साइड के इंडिफरेंस कर्व है, उसके द्वारा जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को जो दिखाया गया है, वो बाईं ओर की उदासीनता वक्र द्वारा व्यक्त जो संयोग हैं उनकी तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि ये जो संयोग है, राइट साइड वाले IC2, IC3, IC4 वस्तुओं के जो संयोग से जो संतुष्टि है,
वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू IC1 के। अगली जो विशेषता है उदासीनता वक्र की वो क्या है? एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। अभी आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट जब एक्सप्लेन किया था तो इसका शेप बताया था। देखिए, ये होता है उदासीनता वक्र का शेप, ऐसे नीचे की ओर। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ऊपर से नीचे दाईं ओर की तरफ झुकता है ये। हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है ये हमेशा। और ऐसा होना एक स्वाभाविक आप कह सकते हो प्रोसेस है। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए वो वस्तु X की मात्रा में अगर वृद्धि करता है तो Y की जो वस्तु है उसकी मात्रा में कमी करेगा वो, तभी उसको समान संतुष्टि मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उसको जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो बराबर नहीं मिलती है, या हम कह सकते हैं कि उसे समान कुल उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और इसके प्रति क्या होगा? वह फिर उदासीन नहीं रह सकेगा। और इंडिफरेंस कर्व की इस कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करने के लिए इसके विपरीत जो दूसरे शेप्स होते हैं उसको स्टडी करके देखते हैं कि अगर ऐसा शेप ना हो कि इंडिफरेंस कर्व का कोई और शेप हो तो क्या वो उसकी विशेषता होगी। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 फिगर्स को ड्रॉ किया है, फिगर A, B और C। फर्स्ट फिगर को हम देखते हैं, A को। तो दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बताया गया है। ओ एक्स एक्सेस पर देखिए X वस्तु है, ओ वाई एक्सेस पर Y वस्तु की मात्रा है, और जो IC कर्व है इसमें कैसा बनाया हुआ है? पैरेलल है इसके, ओ एक्स एक्सेस के समानांतर। ठीक है, ये एक उदासीनता वक्र बनाया गया है IC, जो क्या है? ओ एक्स एक्सेस के समानांतर है। अब ये क्या बता रहा है ये कर्व आपको? इसको देख के क्या लगता है? ये कर्व हमें ये बता रहा है, IC कर्व, कि Y वस्तु की स्थिर मात्रा है, यानी कि Y वस्तु जब कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है तो Y वस्तु की जो क्वांटिटी वो ले रहा है वो स्थिर है, और X वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, तब उसको समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन लॉजिकल दृष्टि से अभी मैंने आपको बताया था उसमें देखें तो ये गलत है। उदासीनता वक्र हमेशा क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसलिए अगर उदासीनता वक्र ऐसे बना है, स्ट्रेट लाइन बना है, ओ एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो वो गलत है। अब हम सेकंड फिगर को देखते हैं, फिगर बी में देखिए, एक्स वस्तु की जो मात्रा है ओ एक्स एक्सेस पे, यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है, वाई वस्तु की मात्रा ये है। अब ये क्या बता रहा है आपको? ये कर्व ये बता रहा है कि जो ओ वाई है ये वर्टिकल शेप का है IC कर्व। यहाँ पर फिगर ए में हॉरिजॉन्टल शेप था, इसके अंदर वर्टिकल शेप का है। तो ये क्या बता रहा है कि OY के जो पैरेलल IC कर्व है ये शो कर रहा है कि X वस्तु की मात्रा तो स्थिर है, इतनी ही है यहाँ से यहाँ तक। X वस्तु की स्थिर मात्रा के साथ Y वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, और जब ये Y वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उसको क्या मिलता है? कस्टमर को कुल उपयोगिता जो मिलती है वो समान मिलती है, या हम कह सकते हैं कि उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि ये असली में ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि X वस्तु की मात्रा स्थिर रहने पर Y वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से टोटल यूटिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये शेप भी इंडिफरेंस का कर्व का नहीं हो सकता। एक और फिगर देखते हैं, देखिए फिगर C। क्या है इस फिगर में? IC कर्व कैसे बनाया हुआ है? ये दाईं और ऊपर की ओर उठता हुआ उदासीनता वक्र है। अब ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि जो दोनों वस्तुएं हैं, X वस्तु है और Y वस्तु है, दोनों की मात्राएं बढ़ने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर जो कस्टमर है, उपभोक्ता है,
वो नए कॉम्बिनेशंस के प्रति उदासीन रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र जो है, आईसी कर्व है, न तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, समानांतर भी नहीं हो सकता, और न ही वर्टिकल हो सकता है, लंब रूप भी नहीं हो सकता, और न ही दाएं से ऊपर उठते हुए हो सकता है। अतः शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये समानांतर ऊपर ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हुए होते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शेप बताया था उसी शेप के ये होते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उदासीनता वक्र का वो है, देखिए, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर या उत्तल होते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्केव नहीं होते हैं ये कभी भी, हमेशा कॉन्वेक्स ही होते हैं। ये हमेशा केवल ऊपर से नीचे ही जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो कॉन्वेक्स होते हैं टू द ओरिजिन? क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में लास्ट वीडियो में। अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझा है तो इसको भी समझ पाएंगे आप। जो उदासीनता वक्र होते हैं अपने मूल बिंदु के उन्नोत्तर घटती प्रतिस्थापना की सीमांत दर के सिद्धांत के लागू होने के कारण ऐसा करते हैं। यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइनिंग होने के कारण ऐसा होता है। अब देखिए, एक उदासीनता जो वक्र है, ये जो कर्व है, उस पर एक उपभोक्ता को x वस्तु की मात्रा में अगर वृद्धि करनी है, ओ एक्स एक्सिस पर x वस्तु दिखाई गई है। अब उसकी भी वृद्धि करने के लिए वो क्या करता है, हमेशा y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करता है, उसका त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं और यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, आईसी कर्व कैसा है, मूल बिंदु के उन्नोत्तर है। इसमें x वस्तु की समान वृद्धि के लिए उपभोक्ता को y वस्तु की घटती मात्राओं का वो त्याग कर रहा है। पहले इसने y की ज़्यादा मात्रा का त्याग किया, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया, ऐसे घटती वस्तुओं का वो त्याग कर रहा है। dy क्या शो कर रहा है, ये dy शो कर रहा है y में कमी, और dx क्या शो कर रहा है, x वस्तु की मात्रा में वृद्धि। धीरे धीरे x वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है। dy लगातार छोटा होता जाएगा और dx बढ़ता जाएगा। इसलिए जो उदासीनता वक्र है, हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है ये हमेशा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व का, वो ये है कि जो उदासीनता वक्र होते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, वे एक दूसरे को काटते नहीं हैं कभी भी। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसमें दो कर्व्स बनाए गए हैं, IC1 और IC2, और दो प्रोडक्ट्स लिए हैं, x वस्तु y वस्तु की मात्रा। यदि दो या इससे अधिक उदासीनता वक्र जो होते हैं, आईसी कर्व्स हैं, अगर वो एक दूसरे को काटते हैं तो जो मेन अजम्पशन है इसका, उसका खंडन होता है। क्या अजम्पशन है कि एक उदासीनता वक्र के सभी बिंदु समान कुल उपयोगिता को बताते हैं। इस अजम्पशन का खंडन होता है। यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में तीन स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। देखिए, 3 पॉइंट्स हैं ABC। अब फर्स्ट जो स्थिति है, स्थिति ए में कस्टमर क्या कर रहा है, उपभोक्ता क्या करता है, एक्स वस्तु की, हम कह सकते हैं ओ x1, एक्स वस्तु की x1 मात्रा तथा y वस्तु की OY1 मात्रा प्राप्त करता है। x की OX1 मात्रा प्राप्त करता है तथा y की OY1 मात्रा प्राप्त करता है। ये तो हो गई ए पॉइंट की सिचुएशन। बी पॉइंट की सिचुएशन में देखिए, बी में क्या है, x की OX2 मात्रा प्राप्त करता है तथा y की कितनी है, बी पॉइंट में OY3। अब सी की स्थिति हम देखते हैं। सी में क्या है, x की OX2 मात्रा प्राप्त करता है और y की कितनी कर रहा है, OY2 मात्रा प्राप्त करता है।
अब यहाँ पर हम एक तर्क, ये लॉजिक दे सकते हैं कि जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन में वो उदासीन है। क्यों? क्योंकि ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन कौन से कर्व पर आ रहे हैं? दोनों एक ही कर्व के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह ए और सी कॉम्बिनेशन में उदासीन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी कहाँ पर आ रहे हैं? एक ही कर्व के ऊपर आ रहे हैं। तो हम इस मान्यता के आधार पर कह सकते हैं कि जब वह ए तथा बी में उदासीन है और ए और सी में उदासीन है, तो इसका मतलब यह है कि बी और सी में भी उदासीन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है, सी कॉम्बिनेशन में क्या करता है? वो वाई वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त कर रहा है। तो एक्स वस्तु की मात्रा जो है बी तथा सी दोनों में इस तरह से समान होनी चाहिए, और सी पर जो उसको टोटल यूटिलिटी है वो बी की तुलना से अधिक है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि बी की तुलना में सी को वो ज़्यादा पसंद करेगा। इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से इसके अंदर बताया गया है। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है उदासीनता वक्र का, इंडिफरेंस कर्व का, वो है उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता है। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईदर एक्सिस, यानी कि न तो वो ओ एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, न वो ओ वाई एक्सिस, यानी ओ एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, ओ वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता। इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपको ये बताई थी इसकी डेफिनेशन, तो क्या बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, क्या है वो? एक रेखा है, एक लाइन है, जो क्या बताती है? दो या अधिक वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताती है, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यदि कोई उदासीनता वक्र है जो ओ एक्स एक्सेस को स्पर्श करता है, टच करता है, जैसे यहाँ पर बताया गया IC2 कर्व। अब ये हम कह सकते हैं कि इस बी बिंदु पर, बी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब है कि एक्स वस्तु की OB मात्रा मिलेगी तथा वाई वस्तु की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरे कर्व को देखते हैं, IC1 को, तो इसको हम नाम दे देते हैं, पॉइंट को ए नाम दे दिया जैसे यहाँ पर। तो इस ए बिंदु पर क्या है? IC1 जो ये कर्व है ओ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब उपभोक्ता को y की OY मात्रा मिलेगी, OA मात्रा मिलेगी, और x की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। ऐसी रेखाएं क्या होती है? जो हमारी अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व की, उस धारणा की विरोधी कह सकते हैं हम इनको, कि उपभोक्ता दो या अधिक वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को खरीदता है। इंडिफरेंस कर्व हमें यही बताता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को, संयोग को खरीदता है। लेकिन ये जो डायग्राम से हमने देखा है, ये इस मान्यता को नहीं मानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईदर एक्सिस, न तो ओ एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, न ओ वाई एक्सिस को टच कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उदासीनता वक्र का, वो है यह आवश्यक नहीं कि उदासीन वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। इसको भी हम एक डायग्राम से देखेंगे।
देखिए ओ एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु दिखाई है और ओ वाई पे वाई वस्तु को दिखाया गया है, और दो कर्व्स ड्रॉ करें, IC1 और IC2। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोनों को पैरेलल ड्रॉ नहीं किया है, जबकि जो इनका स्लोप है नेगेटिव ही है, जो इनका ढाल है वो ऋणात्मक ही है, तथा वे ऊपर से नीचे को दाईं ओर झुकती है दोनों कर्व। लेकिन क्या होता है कि सभी उदासीनता जो वक्र होते हैं उनका जो ढाल है, अर्थात जो गिरने की रेट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण, ये एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं इसको, कि सभी जो उदासीनता वक्र होते हैं उनमें सीमांत प्रतिस्थापना की दर समान होना आवश्यक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि क्यों इनका ढाल स्लोप नीचे होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो दोनों कर्व्स की एक ही रेट हो। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंडिफरेंस कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने स्टडी करे इंडिफरेंस कर्व के। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको डिटेल में इसको अच्छी तरह से समझना है।